नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सेट 18 है। सेट 1 से लेकर 17 तक ऑलरेडी मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। योर ब्रांच गॉट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दैट मिस्टर एक्स हु इज मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ हिज प्रोप्राइटरशिप फर्म हैज़ बीन imprisoned. How will you handle the account and checks drawn on the account before and during the period of imprisonment? तो कोई मिस्टर एक्स हैं जिनका एक करंट अकाउंट है, आपकी फर्म, उनकी एक फ़र्म है, उस फर्म का करंट अकाउंट है आपकी ब्रांच में, और आपको पता लगता है कि मिस्टर एक्स जो हैं वो जेल चले गए हैं। तो उनकी फ़र्म का जो करंट अकाउंट है जिसमें वो प्रोप्राइटर हैं, उसका आप उस अकाउंट को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, उनके जो चेक्स आएंगे उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है कि ऑल द ऑपरेशंस इन द अकाउंट विल बी स्टॉप्ड बिकॉज प्रोप्राइटर विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट द बिजनेस वाइल अंडर गोइंग इम्प्रिजमेंट। यानी कि सारे उस अकाउंट के सारे जो ऑपरेशंस हैं वो रोक दिए जाएंगे, क्योंकि जो प्रोप्राइटर है जबकि वो जेल में है, जब भी वो जेल में है तो वो बिज़नेस कंडक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए सारे जो अकाउंट हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाएंगे, सारे जो ऑपरेशंस हैं वो स्टॉप कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, द ऑपरेशन ऑन द फर्म्स अकाउंट विल बी अलाउड थ्रू द पावर ऑफ अटॉर्नी। यानी कि जो अकाउंट हैं उनमें पावर, उनमें जो ऑपरेशंस हैं वो अलाउ किए जाएंगे, लेन देन उनमें चलता रहेगा, लेकिन वो किसके थ्रू होगा? केवल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, ऑल द चेक्स drawn on the firm's account will be honored and paid provided these are countersigned by the jail superintendent। यानी कि जेल सुपरिटेंडेंट उसको काउंटर साइन करेंगे तभी उन चेक्स को ऑनर किया जाएगा। लास्ट ऑप्शन है, imprisonment of a person does not affect the contractual right and the banker customer relationship is a contractual relationship. Checks drawn on the account both before and during the period of imprisonment will thus be honored if otherwise in order। यानी कि चौथा ऑप्शन कहता है कि कोई भी किसी भी पर्सन का इम्प्रिजमेंट, यानी कि किसी पर्सन को अगर जेल हो जाती है, उससे उसके जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हैं, उसकी जो शक्तियां हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। इसीलिए जो भी चेक आएंगे वो अकाउंट के, और चाहे वो पहले आएँ या फिर उसके जेल जाने के दौरान, यानी उस पीरियड में आए जब उनका प्रोप्राइटर जेल में है, उस टाइम पे अगर आते हैं तो फिर तब भी उनको ऑनर किया जाएगा, अगर इफ़ अदरवाइज इन ऑर्डर। यानी कि अगर उनमें और कोई कमी ना हो तो उनको ऑनर किया जाएगा। तो साथियों, इस सिचुएशन में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो भी पर्सन है अगर वो जेल चला जाता है तो उससे उसके जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उन पर फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उनके जो भी चेक्स वगैरह होंगे वो ऑनर किए जाएंगे, अगर वो उनमें और कोई कमी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कस्टमर इज़ डिफाइंड अंडर। तो कस्टमर जो टर्म है उसको किस लॉ के अंडर, किस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है? तो ऑप्शन हैं इसमें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर केवाईसी गाइडलाइंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। केवाईसी जो गाइडलाइंस हैं उनमें ही कस्टमर जो को डिफ़ाइन किया गया है। बाकी किसी भी एक्ट में केवाईसी जब तक नहीं आया था तब तक गाइडलाइन नहीं आई थी, उससे पहले तक कस्टमर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस द बैंकर इज़ अ। तो अगर कोई अकाउंट है किसी कस्टमर का जिसमें डेबिट बैलेंस है, तो उस केस में बैंकर की क्या पोजीशन होगी, क्या किस तरह वो एक्ट कर रहा होगा? तो ऑप्शंस हैं, डेप्टर होगा या क्रेडिटर होगा, ट्रस्टी होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि क्रेडिटर। जब भी डेबिट बैलेंस है कस्टमर के अकाउंट में, इसका मतलब ये है कि कस्टमर क्या है? कस्टमर डेप्टर है, उसके ऊपर कर्जा है। कर्जा किसका है? बैंक का है। डेब्ट किसका है? बैंक का है। तो बैंक क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर रिलेशन टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अगर किसी अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कस्टमर के द्वारा, तो वहाँ पर बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? ट्रस्टी बेनिफिशियरी, एजेंट प्रिंसिपल, बेलर बेली, डेप्टर क्रेडिटर, या फिर प्रिंसिपल या एजेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है
एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो बैंकर जो है वो एजेंट की तरह काम करेगा और कस्टमर प्रिंसिपल होगा। कस्टमर के बिहाफ पर बैंक एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर, तो उसके एजेंट की तरह बैंकर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ अ सेविंग अकाउंट वेयर विद क्रेडिट बैलेंस द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर ऑफ इज ऑफ डेप्टर क्रेडिटर। तो ये इन्होंने बता दिया है, इफ़ अ कस्टमर डिपॉजिट्स मनी इन सेविंग अकाउंट एंड शोज अप आफ्टर द 4 ईयर। तो पहले इन्होंने बताया है कि जो सेविंग अकाउंट है उसमें क्रेडिट बैलेंस है, नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है सेविंग अकाउंट में। तो उस केस में जो रिलेशन होगा बैंकर और कस्टमर का वो कैसा होगा, डेप्टर और क्रेडिटर का होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इनमें ये कहते हैं कि इफ़ अ कस्टमर डिपॉजिट्स मनी इन सेविंग अकाउंट एंड शोज अप आफ्टर 4 ईयर, अगर कोई कस्टमर है जो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डालता है उसके बाद में 4 साल बाद आता है, 4 साल तक वो आता ही नहीं है बैंक में, तो उस केस में क्या करोगे आप? द बैंक हैज़ टू रिफ्यूज़ टू पे एज़ पर लिमिटेशन एक्ट। तो बैंक अगर वो पेमेंट लेने 4 साल बाद आएगा तो बैंक जो है बैंक को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए क्योंकि लिमिटेशन एक्ट उसमें लागू होगा। सेकंड है, बैंक हैज़ टू पे आफ्टर वेरीफाइंग कस्टमर आइडेंटिटी, यानी कि बैंक पेमेंट कर सकता है अब जो कस्टमर की आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करके कि वो वही कस्टमर है जो पैसा जिसका जो है। बैंक हैज़ टू पे एज द लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई टू द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक। तो तीसरा ऑप्शन कहता है कि बैंक को पे करना ही होगा क्योंकि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो डिपॉजिट जो बैंक में किया गया है उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो साथियों करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। बैंक को पहले तो वेरीफाई करना है कस्टमर की आइडेंटिटी कि वो कस्टमर वही है जो 4 साल पहले अपना पैसा जो है उस अकाउंट में जो जमा करके गया था उसका ही अकाउंट है वो। सेकंड, ये भी ऑप्शन सही है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट जो किए गए हैं बैंक में उन पर लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकर्स ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी इज डिफाइंड अंडर एक्ट। तो बैंकर्स ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी इज डिफाइंड अंडर एक्ट। तो बैंकर्स ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी जो है उसको किस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है? ऑप्शंस हैं इसमें, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, थर्ड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फोर्थ है नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। तो जो सीक्रेसी का जो है, बैंकर्स की ड्यूटी जो है सीक्रेसी की, उसे डिफाइन किया गया है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट में। तो ये बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पुलिस इंस्पेक्टर विजिट्स योर ब्रांच टू एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ एन अकाउंट होल्डर विद अथॉरिटी फॉर द सेम फ्रॉम इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब कोई इंस्पेक्टर हैं वो विज़िट करते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो विज़िट करते हैं आपकी ब्रांच में किसी रिकॉर्ड को एग्ज़ामिन करने के लिए, और अथॉरिटी उनको कहाँ से मिली हुई है? जो इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं आपके, जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के जो इंचार्ज हैं उसने उन इंस्पेक्टर को अथॉरिटी दी हुई है कि आप जाकर वो चेक करिए रिकॉर्ड। उस केस में आप किस तरह से एक्ट करोगे? पहला ऑप्शन है, वी विल रिफ्यूज़ एज इट विल अमाउंट टू ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सीक्रेसी। तो हम रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे अपने रिकॉर्ड शो करने से, क्योंकि इससे क्या होगा, जो ऑब्लिगेशन ऑफ सीक्रेसी है वो ब्रीच होगा। सेकंड है, पुलिस हैज़ नो पावर टू हैव एनी एक्सेस टू द अकाउंट। सेकंड ऑप्शन कहता है कि पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी के अकाउंट को एक्सेस करे। थर्ड है, वी विल परमिट हिम एज ही हैज़ द स्टैट्यूटरी पावर अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स। फोर्थ है, परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिस विल बी टेकन। और फिफ्थ है, ई ऑप्शन है, सी एंड डी ऑफ द एबव, यानी कि सी और डी दोनों को फॉलो करेंगे। तो साथियों इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। यानी कि जब भी अगर कोई ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर कोई अगर किसी इन्वेस्टिगेशन के वजह से अगर आते हैं ब्रांच में, किसी अकाउंट की डिटेल्स वगैरह एग्जामिन करना चाहते हैं और उनके पास अगर प्रॉपर अथॉरिटी है जो इंचार्ज हैं उनके, तो वहाँ पर जो हम परमिट करेंगे उनको कि वो डिटेल्स वगैरह उसकी देख सकें, क्योंकि उनके पास स्टैट्यूटरी पावर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स में अंदर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एज पर KYC गाइडलाइंस इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हु इज़ द कस्टमर ऑफ अ बैंक। तो कस्टमर की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर, अलग अलग जो सेंटेंस दिए हुए हैं कस्टमर की डेफिनेशन दी हुई है। आपको बताना है कौन सी डेफिनेशन, कौन सी जो डेफिनेशन है, कौन सा सेंटेंस जो है वो कस्टमर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर है, पहला है अ पर्सन और एंटिटी हु मेंटेन्स एन अकाउंट एंड और हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसका अकाउंट है बैंक में या फिर कोई बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है बैंक के साथ में, उसको हम कस्टमर कहेंगे। सेकंड है वन ऑन हुज बिहाफ द अकाउंट इज़ मेंटेन्ड, दैट इज़ बेनिफिशियल ओनर। और सेकंड है यानी कि अगर किसी के बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन अकाउंट ओन मेंटेन कर रहा है, तो जो बेनिफिशियल ओनर है, जो जिसके बिहाफ पर अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, वो कस्टमर की कैटेगरी में आएगा। थर्ड है बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरीज। तो जो प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरीज हैं उनके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस का जो बेनिफिशियरी होगा वो भी कस्टमर की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि स्टॉक ब्रोकर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो अगर काम करते हैं किसी कस्टमर के बिहाफ पर, तो वो जो कस्टमर है जिसके बिहाफ पर वो काम कर रहे हैं वो भी कस्टमर की कैटेगरी में आएगा, जो भी परमिटेड हो अंडर द लॉ। नेक्स्ट ऑप्शन है एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट कैन पोज अ सिग्निफिकेंट रिपुटेशन और अदर रिस्क टू द बैंक से वायर ट्रांसफ़र, इशू ऑफ अ हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो क्या कर सकता है, एक सिग्निफिकेंट रेपुटेशन या दूसरी तरह की रिस्क खड़ी कर सकता है बैंक के लिए, तो ऐसा पर्सन भी कस्टमर की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ई, यानी कि ये सारी जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो सही हैं। सभी जो कस्टमर हैं वो सभी जो कस्टमर है, सभी जो हैं ये वो कस्टमर की कैटेगरी में आएंगे एज़ पर KYC गाइडलाइंस, चाहे वो पर्सन का अकाउंट ब्रांच में हो या ना हो। नहीं होने पर भी अगर वो कोई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करता है, चाहे भले ही सिंगल ट्रांजैक्शन करता है, कोई बड़ा डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है या कोई वायर ट्रांसफ़र करता है, तो वो भी कस्टमर की कैटेगरी में आएगा। ये KYC गाइडलाइंस में ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी गेव रिकमेंडेशन इन 1991 ऑन कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस के बाद में 1991 में कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस हैं वो कौन सी कमेटी ने दी थी। ऑप्शंस हैं चोरो कमेटी, तारापोरे कमेटी, गोपारिया कमेटी या फिर तलवार कमेटी। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर गोपारिया कमेटी। गोपारिया कमेटी की ने रिकमेंडेशन दी थी 1991 में कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर। प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर अंडर सेक्शन 131 इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इन केस ऑफ बैंक कलेक्ट द चेक इन द अकाउंट ऑफ। तो अंडर सेक्शन 131 जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है कलेक्टिंग बैंकर को, वो किस केस में मिला हुआ है चेक कलेक्शन का, वो आपको बताना। उससे रिलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। अ पर्सन हु हैज़ अ प्रॉपरली इंट्रोड्यूस्ड अकाउंट, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसका अकाउंट जो है वो प्रॉपरली इंट्रोडक्शन जिसमें है, प्रॉपर अकाउंट जिसका मेंटेन किया हुआ है। सेकंड है अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड टू द बैंक फॉर लोन अगेंस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसने लोन एक्टिविटी के लिए लोन अप्लाई किया हुआ है, ऐसे किसी पर्सन के केस में। थर्ड है अ पर्सन हु विजिट्स अ ब्रांच, यानी कि कोई आउटसाइडर है जो बस एक बार ब्रांच विजिट करता है, उस केस में भी प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 131 जो सेक्शन है उसके अंडर जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो उस पर्सन को के चेक कलेक्शन पे मिला हुआ है जिसका प्रॉपरली इंट्रोड्यूस्ड अकाउंट बैंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक्ट डिफाइंस अ बैंकर। अब कस्टमर का हमने देखा, कस्टमर को KYC गाइडलाइंस के अंडर डिफाइन किया गया है, किसी भी और एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो बैंकर को किस एक्ट में डिफाइन किया गया है ये पूछा है। तो बैंकर को RBI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो बैंकर को डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। व्हाट इज़ द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप व्हेन अ पर्सन इज़ हैविंग अ डिपॉजिट अकाउंट विद अ बैंक। अब कोई कस्टमर है जिसका डिपॉजिट अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर टर्म डिपॉजिट हो,
तो उस केस में क्या होगा, बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा? ऑप्शंस हैं बैंकर एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, डेप्टर एंड क्रेडिटर। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, डेप्टर क्रेडिटर का रिलेशनशिप यहाँ पर होगा डिपॉजिट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप व्हेन द बैंक एक्सेप्ट्स आर्टिकल फॉर कीपिंग इन सेफ कस्टडी फ्रॉम कस्टमर। तो सेफ कस्टडी जब भी की बात आएगी तो उस केस में कोई आर्टिकल है वो सेफ कस्टडी में बैंक एग्री हो जाता है रखने के लिए, उस केस में जो रिलेशनशिप होगा बैंकर और कस्टमर का वो क्या होगा? ऑप्शंस हैं बैंकर एंड एजेंट, ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल, बेलर एंड बेली, लेसर एंड लेसी। तो सेफ कस्टडी के केस में जो रिलेशनशिप होगा वो है बेली एंड बेलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कस्टमर वाज सैंक्शनड ओवरड्राफ्ट इन द करंट अकाउंट बाय योर ब्रांच, व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर हियर। तो किसी कस्टमर को ओवरड्राफ्ट अगर सैंक्शन किया गया है, ओडी दिया गया है उसके करंट अकाउंट में, तो उस केस में जो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप है वो क्या होगा? तो ऑप्शंस हैं बैंकर एंड कस्टमर, एजेंट एंड प्रिंसिपल, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, या फिर क्रेडिटर एंड डेप्टर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, क्रेडिटर एंड डेप्टर। साथियों ये जो रिलेशनशिप है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्ज़ाम में, तो एक जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसका जो डिटेल्ड वीडियो है, जो चैप्टर यूनिट का वीडियो है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, उसको आप पूरा पढ़ लें, क्योंकि उसमें इन सभी के बारे में अलग अलग सिचुएशंस में बैंकर और कस्टमर की क्या पोजीशन होगी उसके बारे में बताया हुआ है, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंकर इज़ लायबल टू कस्टमर इन केस ऑफ अ। तो कोई बैंकर है वो कस्टमर के प्रति लायबल होगा किस केस में? ऑप्शंस हैं रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक, या फिर पेमेंट ऑफ अ चेक विच इज़ अ स्टॉप पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ अ स्टेल और पोस्ट डेटेड चेक, डी है ऑल ऑफ दीज। तो साथियों इन सभी केस में यानी कि चाहे तो रॉन्गफुल डिसऑनर हो जाए या सही चेक था डिसऑनर कर दिया गया गलत तरह से, वहाँ भी बैंकर लायबल है। किसी चेक में स्टॉप पेमेंट दी हुई थी उसका पेमेंट कर दिया गया, वहाँ भी बैंकर लायबल है। या फिर कोई स्टेल चेक, कोई 3 महीने से पुराना चेक है या पोस्ट डेटेड चेक है, वो अगर पास कर दिया वो भी, तब भी बैंकर लायबल है। ऑल ऑफ द दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप व्हेन द बैंक एक्सेप्ट कैश फॉर आउटवर्ड रिमिटेंस। तो जब बैंक जो है वो आउटवर्ड रिमिटेंस के लिए कैश एक्सेप्ट कर लेता है, उस केस में बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा? तो ऑप्शन है इसमें डेप्टर क्रेडिटर, बैंकर एंड कस्टमर, बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी, या डी है एजेंट और प्रिंसिपल। तो यहाँ पर साथियों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो वहाँ पर जो है बैंकर जो है वो एजेंट की तरह काम कर रहा है कस्टमर के, कस्टमर प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पर रेमिटेंस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कस्टमर हैज सबमिटेड दिस हिज इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन फ्रॉम द बैंक, द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ जो हैं हम लेते हैं जब भी कोई लोन किया जाता है किसी कस्टमर को, तो अगर किसी कस्टमर ने इंश्योरेंस पॉलिसी दी है एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, तो उस केस में इंश्योरेंस पॉलिसी के कंटेक्स्ट में बैंकर और कस्टमर की जो पोजीशन है, रिलेशनशिप है, वो क्या होगी? ऑप्शंस है बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी, प्लेजर एंड प्लेजी, क्रेडिटर एंड डेप्टर, या फिर असाइनी एंड असाइनर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है जो इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में होता है वहाँ पर असाइनी और असाइनर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हैड डिपॉजिटेड अ चेक फॉर कलेक्शन टू द बैंक विच द बैंक कलेक्ट्स, बिफोर द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर द बैंक गोज इन फॉर द लिक्विडेशन, द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप विल बी दैट ऑफ अ। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। एक बैंक पर्सन है जिसने चेक डिपॉजिट किया बैंक में कलेक्शन के लिए, लेकिन जब तक बैंक कलेक्ट करता, बैंक ने उसको कलेक्ट कर लिया है लेकिन अमाउंट जो क्रेडिट नहीं किया है कस्टमर के अकाउंट में, अकाउंट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले ही बैंक क्या हो जाता है,
बैंक गोज़ इन फॉर द लिक्विडेशन, यानी कि उसके जो वाइंड अप की सिचुएशन आ जाती है, लिक्विडेशन में चला जाता है बैंक, उस केस में बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा। तो ऑप्शन हैं इसमें बेलर एंड बेली, क्रेडिटर एंड डेप्टर, प्रिंसिपल एंड एजेंट, या फिर ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी। तो उस केस में साथियों जो रिलेशनशिप होगा वो होगा ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी का, क्योंकि एक तरह से जो बैंक है वो ट्रस्टी की तरह काम कर रहा है, उसका पैसा, कस्टमर का पैसा बैंक के पास है, ट्रस्टी की तरह है, और बेनिफिशरी उस पैसे का कौन है, वो है कस्टमर। तो ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी की तरह एक्ट करेंगे उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कस्टमर ओपन्स एन अकाउंट विद अ बैंक ही हैज़ इम्प्लाइड एश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, हाउएवर सर्टेन डिस्क्लोजर डिमांड्स हैव टू बी ऑनर्ड बाय बैंक, दीज आर अंडर। तो जब भी कह रहे हैं, जब भी कोई कस्टमर है वो अकाउंट खोलता है बैंक में, तो उस केस में एक इम्प्लाइड एश्योरेंस होती है कि उसकी जो डिटेल्स हैं वो सीक्रेट रखी जाएंगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। लेकिन कई सारे डिस्क्लोजर्स हैं, अलग अलग एक्ट हैं उनके अंडर जो करने ज़रूरी होते हैं, जिस केस में इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है। अब इनके बारे में पूछा है कौन कौन से केसेस में इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, किन किन एक्ट में या गाइडलाइन में ऐसा है। ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961, आरबीआई एक्ट 1937, बैंकर बुक ऑफ एविडेंस एक्ट 1891, गिफ्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स एक्ट हो, आरबीआई एक्ट हो, बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट है, गिफ्ट टैक्स एक्ट है, तो ये सभी हैं। सेकंड है कंपनीज एक्ट 1956, फेरा या जिसको फेमा कहते हैं। तो इन सभी के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो वो बैंक को देना ज़रूरी होता है, इसीलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्ट डिफाइंस अ बैंकर एज अ पर्सन अंडरटेकिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। तो कोई पर्सन है जो बिजनेस ऑफ बैंकिंग कर रहा है, उसको बैंकर की तरह डिफ़ाइन किया गया है, उसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, किस एक्ट में बैंकर को डिफ़ाइन किया गया है, बेसिकली यही पूछ रहा है कि बैंकर को कहाँ डिफ़ाइन किया गया है कि ए पर्सन अंडरटेकिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ये डेफिनेशन कहाँ दी हुई है। ऑप्शंस हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, या फिर कंपनीज एक्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बीआर एक्ट में ये कहा गया है कि बैंकर कौन है, अ पर्सन अंडरटेकिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही जेआईबी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज वीडियोज़ जो हैं वो भी बैंकर साथी चैनल पर अवेलेबल हैं। सारे वीडियोज़ आप सीक्वेंस में देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।